नमस्कार दोस्तों। मेरे भारत देश का इतिहास गौरवशाली इतिहास कहलाता है। इसी इतिहास के आज एक पन्नों की कथा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो है जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था। जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था। वो अजर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब माथा ऊंचा करता था। थी तुझमें कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। वह वीर शिरोमणि शौर्यवीर, वो महाराणा प्रताप था। वही महाराणा प्रताप का इतिहास वीर गाथा सुनिए। भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरे ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा भी था जिसने मुगल सम्राट अकबर की नाक में दम कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, मुगल सम्राट अकबर ने उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखी, तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज्य करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि उसने अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराकर युद्ध करना सही समझा। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। आज आप इन्हीं के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूर है। भारत के इस महान राजा का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह था। भारत के राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशेष स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव पारावल, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अकबर की विस्तारवादी नीति थी। 15वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का परचम बुलंद हो चुका था। उसकी बादशाह पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आसपास की रियासतों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूताना की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के चलते आमेर रियासत ने सबसे पहले अपनी पगड़ी उतार कर अकबर की बादशाह स्वीकार कर ली। शुरू में तो राजपूताने की दूसरी रियासतों ने आमेर को धिक्कारना शुरू किया,
लेकिन धीरे धीरे उन सभी ने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली। उस वक्त भी मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक भी बिखरते हुए दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह 1522 तो 1572 का शासनकाल हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया, हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी है, हम तो सिर्फ उनके ही दीवान हैं। अकबर लगातार दबाव बनाता रहा और इन्हीं परिस्थितियों में समय गुजरता रहा। राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, जैसे ही जन्म दिया मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बहुत मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपने रानी के हालचाल पूछे। तभी उनकी दासियों ने जवाब दिया। जवाब यही दिया, मालिक, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बहुत खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करते। सरदारों ने पूछा, हुकुम कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है ना, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंतबाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं को ज्ञान दिया। रानी जयवंताबाई कुंवर को उनके दादा और परदादा की शौर्य कथाओं को बताती। सिसोदिया वंश का इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ प्रताप सुबह के समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय भी लोग बस्तियों में जाते। शाम होते होते प्रताप लाहौरों के गांव में निकल जाते। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप अब सबके चहते बने जा रहे थे। बिलों ने उन्हें किका कहकर बुलाया। वही लोरों ने उन्हें अपना राणा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हट्टी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटी सी उम्र में अफगानी बस्तियों में धावे बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर वे गुलेल से हमला करते थे। कुंवर के इन कारनामों को देख सबको लगने लगा था, बड़े होने पर वो महान पराक्रमी योद्धा बनेंगे। प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। उदय सिंह जी की कई रानियां भी थी, जिनसे कुल 33 संतानें थी, लेकिन उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी धीरबाई सा थी। इनकी बात को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राजसत्ता देना स्वीकार कर दिया। राज्य के सामंत, सरदार और जनता ने इसका विरोध किया। वो कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह के स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके अंतिम संस्कार में प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, लेकिन कुंवर जगमाल इस समय महल में राज्याभिषेक करवा रहा था। ऐसे संकट के घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होने के कारण सभी सरदारों ने गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुकुम श्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया।
सरदार कृष्णदास रावत चुंडावत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह राजे की जय। आज से मेवाड़ के राणा है। यही से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। राणा के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगढ़ी छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया। इसके बाद साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। अब देखिए भारत के गौरव महाराणा प्रताप की कहानी। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप अपने एक ही वार में घोड़े से दुश्मनों को काट डालते थे। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे जिनके नाम से दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो की छाती कवच और 2 से 8 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्धभूमि में निकलते, जिनके रौद्र रूप को देख सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट देता था। और वही उसी टाइम हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को घुटनों पर ले आए। अपनी छावामा युद्धनीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवाया। केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के 36 किलो की जीत कर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी नहीं सूखा, जिनके तलवार ने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा, ये वीरगाथा उस महाराणा की है जिसके सामने आज भी सभी भारतीय नतमस्तक है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। उनके पिता उदय सिंह के समय हुए युद्ध में सारा खजाना खाली हो चुका था। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर मेवाड़ के बचे हुए इलाके पर भी अपना कब्जा चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभालते ही अपने सभी सरदारों को बुलाया। उसने कहा, रघुकुल का मान सदा ऊंचा रहेगा, मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं कर लूँगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। रात महलों में नहीं रहूँगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और सोने चांदी की बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से अब हमारा टकराव विशाल सेना से होगा, तैयार हो जाइए। सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपने तलवारें लहराई। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियारों को जखीरे बनाने का काम सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया जाने लगा। ये सारे समाचार अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी राणा को रोकने की सभी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने सबसे चतुर और वाकपटु अधिकारी जलाल खान कोरची को भेजा, लेकिन महाराणा ने अधीनता की बात सुनते ही उसे वापस लौटा दिया। इसके बाद आमेर के राजा मान सिंह को अकबर ने महाराणा के पास भेजा। उस समय राणा उदयपुर पे थे। मान सिंह सीधे उदयपुर आ गया। महाराणा ने मान सिंह का एक अतिथि की तरह स्वागत किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने के लिए पहुंचे। झील के सामने वाले टीले पर मान सिंह की दावत की व्यवस्था की गई थी। भोजन के लिए मान सिंह को बुलावा भेजा गया। उनके अतिथि सत्कार के लिए अपने बेटे अमर सिंह को लगा दिया, लेकिन खुद महाराणा नहीं आए। मान सिंह को पूछने पर बताया कि पिताजी के सर में दर्द है, वो नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके विश्राम कीजिए। मान सिंह ने भव्य तानते हुए कहा कि राणा जी से कहो मैं उनके सर दर्द का कारण जानता हूँ।
मानसिंह ने राणा के बगैर भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया। तब राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा, जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो उसके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। इस पर मानसिंह का पास कोई जवाब नहीं था। मानसिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कुछ कणों को जो अन्य देवताओं को अर्पित किए थे अपनी पगड़ी में रखकर चला गया। घोड़े पर बैठकर मानसिंह ने राणा से कहा, दिल्ली के बादशाह हद को अस्वीकार करना संघर्ष को चुनौती है। यदि आपकी इच्छा दुखों में रहने की है तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मानसिंह ने आंखें तान कर कहा, मैं तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा। अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। महाराणा ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। महाराणा के अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। अकबर ने मानसिंह को 1 लाख मुगल सेना का सेनापति घोषित किया और 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह विशाल मुगल सेना को लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मानसिंह मनास नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मानसिंह ने मोरीला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गांव में लोग थे। 18 जून 1576 को संसार के अनोखे हल्दी घाटी युद्ध का आगाज हुआ। कैसा होगा उस दिन? ये पूरे भारत वर्ष का बहुत ही खतरनाक युद्धों में से एक युद्ध, ये हल्दी घाटी युद्ध का बड़े इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ ये युद्ध है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने आ गई। मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, तब महाराणा ने अपनी हरावल सेना को प्रहार करने के लिए आगे भेजा। हुकुम की हरावल सेना ने मुगलों के 3 हरावल दस्ते को नेस्तनाबूद कर दिया। इस घनघोर हमले ने घबरा कर मुगल सेना का हरावल दस्ता लूरकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने थी। तभी हिंदू विराट शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इसके पहले सिर्फ का नाम ही सुना था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा था, वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो लगता था मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में किसी मुगल सैनिक ने उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं की। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में ही लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरवली की घाटी की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख हरावल सेनापति मेहतर खान जोर जोर से चिल्लाया, बादशाह अकबर खुद विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह सुनकर मुगल सेना सोच में डूब गई। भागे तो अकबर मारेगा, लौटे तो राणा मार डालेगा, किधर भागेगा? महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में मानसिंह को ढूंढने निकले। जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी, तो इसलिए मानसिंह हाथी पर बैठा था। राणा ने बड़े वेग से चेतक के अगले पैरों को हाथी के मस्तक पर टिका दिया। अपने भाले से मानसिंह पर करारा प्रहार किया, लेकिन मानसिंह अपने हाथी में लगे हौज में छुप गया। राणा के करारे प्रहार से उनका महावत मारा गया। मानसिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार लटकी थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। अब तक महाराणा प्रताप के पैर में गोली लगी थी।
उनके शरीर पर असंख्य घाव थे, पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के झाला पिता ने कहा, हुकुम, आपके चेतक को इलाज की जरूरत है। आपके पैर में भी गोली लगी है जिससे जहर फैल सकता है। आपको वैद्य के पास जाना चाहिए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला पिता को मेवाड़ का राज क्षेत्र दिया। उनसे कहा सेना को पूरा नेतृत्व देना। उन्होंने स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की ओर मोड़ लिया। यहाँ भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ चेतक ने 26 फुट की गहरी खाई को कूद कर पार कर लिया। बलीचा गांव में चेतक घायल होकर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी मुगल सेना की ओर से लड़ रहा राणा का छोटा भाई उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। महाराणा प्रताप चेतक को सहला रहे थे, तभी उनकी नज़र शक्ति सिंह पर पड़ी। उन्होंने शक्ति सिंह से कहा, सेना खुलिया मार भाला, तुम गोद गुलामी टीकन लगे। भारत माते कह दूंगा, तेरे पुत्र दामन में बीकन लगे। शक्ति सिंह बड़े भाई के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। वो राणा के पैरों में जा गिरा। यही चेतक की मृत्यु हो गई। इधर हल्दी घाटी में भीषण युद्ध चल रहा था। घाटी के दरों में राणा की सेना और मुगलों को भीषण टक्कर दे रही थी। अंत में मानसिंह ने हल्दी घाटी को दरों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर को विशाल सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने चूर चूर कर मिट्टी में मिला दिया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आ गए। इस विनाशकारी युद्ध का पासा राणा के पक्ष में था। इस समय तक उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद ही फिर सन 1570 में एक बार अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ पर कब्जा करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ की सेना के लिए युद्ध भारी था, इसलिए महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया और कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान का अधिकार हो गया। कुछ महीनों के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना को पूरी तैयारी के साथ शाहबाज खान पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद राणा ने सभी सरदारों को बुलवाया। महाराणा ने सिंध की तरफ धन जुटाने और विशाल सेना को संगठित करने के लिए कुछ किया ताकि अकबर पर सीधे हमला किया जा सके। इसी रास्ते में 2 बार शाहबाज खान को पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर किया और गुजरात पहुंचने के बाद राणा ने अपना डेरा चुलिया का गांव में लगाया। यह परम दानवीर भामा शाह ने अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को उस टाइम 25 लाख की सहायता दी। इतनी बड़ी रकम पाकर राणा सेना की तैयारी में जुट गए। महाराणा प्रताप ने चंदू जाने की बजाय मेवाड़ की तरफ रुख किया। देखो उस टाइम 1500 और 1600 के बीच में वो काल था और 25 लाख दिया था उस टाइम। तो वो भामा शाह कितना बड़ा आदमी होता उस टाइम। तो गुजरात कितना बड़ा व्यापारियों का केंद्र होता रहेगा उस टाइम का। तब से लेकर आज तक वो मारवाड़ी समाज कितने अमीर होते। अभी तो अमीर है, लेकिन तब 25 लाख दिए थे महाराणा प्रताप को। तो क्या है, इतना बड़ा तो इतिहास है अपन का, सुनहरा इतिहास है। इसीलिए तो दुनिया के सभी जो मुगल शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, भारत सोने के चिड़े थी। इसलिए तो इस सोने के चिड़े को हरण करने के लिए बार बार आक्रमण करते थे भारत के भूमि पर। लेकिन ये मेरे भारत के भूमि के जो महावीर थे वो भी कुछ कम नहीं थे।
वो उसमें ये महाराणा प्रताप और मेरे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा इस भूमि में जन्म लिया, तो इसलिए तो ये भूमि में आज जो भगवा लहराता है ये उसी के बल का नतीजा है। तो देखते सन 1582 में राणा और दिवेर के दर्रों में मुगल सेना पर आंधी के समान टूट पड़े। राणा रुद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले के चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी राणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंका, जो सुल्तान सहित घोड़े के आर पार निकल गया। या 36,000 मुगलों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कितने? 36,000 मुगलों ने। महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने सन 1584 में राणा को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवा को भेजा। वह भी पूरी तरह से पराजित हुआ। इसके बाद महाराणा ने कमलमीर के किले को जीत लिया और इन्हें लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद राणा ने एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। मानसिंह से उसके देशद्रोह का बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया। यहाँ उन्होंने मानसिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था राजपुताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने महाराणा प्रताप को ना छोड़ने में अपनी भलाई समझी और इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया। मेवाड़ के व्यापार के चारों ओर चांद लग गए। मेवाड़ की खोई चमक वापस लौटने लगी। 19 जनवरी 1557 को 57 वर्ष की आयु में राणा शेर के शिकार पर निकले थे। या धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते हुए हुकुम जी खींचने से पहले ही शेर ने हल्ला किया और वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। और वही अवस्था में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वही भी वो मालिक को प्यारे हो गए और वो ये वीरगाथा महाराणा प्रताप की यही भी समाप्त हो गई। हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत थे। ऐसे थे राणा प्रताप और राणा प्रताप का चरित्र, जिन्होंने पूरी अपनी हयात में इतना बढ़िया युद्ध किया। एक टाइम में तो बहलोल खान जो 7 फुट और 8 इंच का दानव था को अकबर ने मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। युद्ध में प्रताप सिंह ने मानसिंह पर भीषण प्रहार किया, जिसे मानसिंह ने तो बचा लिया, परंतु उसका महावत मारा गया और उसका हाथी बेकाबू हो गया। मुगलों ने समझा कि मानसिंह मारा गया और उनकी सेना में खलबली मच गई। इस स्थिति को संभालने के लिए बहलोल खां तुरंत सामने आ गए। महाराणा प्रताप ने उस पर ऐसा वार किया कि बहलोल खां अपने घोड़े के साथ 2 भागों में बंट गया। उनके तो 2 भाग हो गए और उनके साथ घोड़ों का भी 2 भाग हो गए। तो कैसा भीषण वार हो रहा होगा और उसके पीछे कितनी सेक्की रही होगी, ये तो आप तय करो कैसा होगा। ऐसे थे महाराणा प्रताप, एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। महाराणा प्रताप गए
भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाया तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने में संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते, आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाह के अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों को त्याग दिया था, तब उनके साथ लाहौर जाति के 1000 लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बने। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमुना में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवार को जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगलों से लड़े थे। उस युद्ध में 48 मारे गए थे मुगल, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। देखो कैसा पराक्रम होगा कि दुश्मन भी रो रहा है। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ भील है। महाराणा प्रताप घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फुट की दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वो दरिया पार कर गया। जहाँ वो घायल हुआ वहाँ आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई वहाँ चेतक का मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में रह रहे थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो, लंबाई 7.5 फुट थी। 2 म्यान वाली तलवार 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। और ये तो सुनी सबकी बात, लेकिन महाराणा प्रताप का हाथी भी कम नहीं था। वो हाथी की बात तो यही थी। प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिनका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में तो आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदावी ने, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदावी ने लिखता है कि वह हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले अकबर के 13 हाथियों को मार डाला। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़ी हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अब सुने एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न दाना खाया और न ही पानी पिया और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे देशभक्त चेतक और राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पे गर्व करो। इसे पढ़कर सीना अवश्य चौड़ा हो जाएगा। ऐसी थी कहानी महाराणा प्रताप की।